इस ग्रह को अक्सर सौर मंडल का गहना कहा जाता है, शायद इसलिए कि यह कितना सुंदर है और इसके चारों ओर रंग बिरंगे छल्लों के साथ यह कितना आकर्षक दिखता है। आप शायद पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि मैं सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि के बारे में बात कर रहा हूं, और सवाल यह है कि क्या शनि एक असफल तारा हो सकता है। अब एक असफल तारा गैस से बना होता है, लेकिन यह अपने मूल में परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को बनाए नहीं रख सकता क्योंकि यह पर्याप्त विशाल नहीं है। इस प्रकार के तारे को अक्सर भूरा बौना कहा जाता है। ऐसे अंतरिक्ष पिंड हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकार के करीब हैं, लेकिन भूरे बौनों का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। अन्य तारों के विपरीत वे बहुत अधिक दृश्य प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन को संलयन करने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हैं। हालांकि भूरे रंग के बौने ड्यूटेरियम को लिथियम के साथ संलयन कर सकते हैं। घातक तारों की खोज लगभग 60 साल पहले की गई थी। उनका वर्णन करने वाले कुछ पहले सैद्धांतिक पेपर 1962 में प्रकाशित हुए थे। अगर हम पहली बार बात करते हैं कि खगोलविदों ने भूरे रंग के बौने के अस्तित्व की पुष्टि की, तो यह 1988 में हुआ, जब उन्होंने एक अंतरिक्ष वस्तु देखी जिसे बाद में GD 165 भी कहा गया। एक की बहुत सारी विशेषताएं होने के बावजूद तारा ही यह खगोलीय पिंड दूसरे तारे की परिक्रमा कर रहा था, और इस उपाधि को पाने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे एक असफल तारा कहना शुरू कर दिया। अब थोड़ा कठोर लगता है ना? उस पहली खोज के बाद से खगोलविदों ने 50 से अधिक अन्य भूरे बौनों को देखा है, और नवीनतम अनुमानों के अनुसार अकेले हमारी आकाश गंगा में लगभग 25 मिलियन असफल तारे हो सकते हैं। दृश्य प्रकाश की कमी के कारण भूरे बौनों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यह संख्या गलत हो सकती है। आपको लगता है कि किसी तारे के विफल होने का सबसे आम कारण यह है कि वह नियमित तारकीय संलयन शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठा करने का प्रबंधन नहीं कर पाता है। अब वापस शनि पर। इस प्रश्न का उत्तर कि क्या यह ग्रह एक असफल तारा हो सकता है, नहीं है। क्यों? एक ग्रह और एक असफल तारे के बीच मुख्य अंतर उनके बनने का तरीका है। तारे तब दिखाई देते हैं जब धूल और गैस आदिम बादल में ढह जाते हैं, इसीलिए इनमें धातुएं कम मात्रा में होती हैं। साथ ही ग्रहों का द्रव्यमान तारों की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। और शनि के विफल तारा न होने का एक मुख्य कारण यह है कि इसने अपने जीवन की शुरुआत इतने द्रव्यमान के साथ नहीं की थी कि इसे तारे का दर्जा मिल सके। एक भूरा बौना ग्रह द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि का पालन करने के बजाय अपने तारे की सामग्री को उसी तरह से जमा करता है जैसे एक तारा करता है। अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण असफल तारे हीलियम और हाइड्रोजन जैसे अपेक्षाकृत हल्के तत्वों को आसानी से पकड़ सकते हैं। शनि को एक असफल तारा बनने के लिए इसका द्रव्यमान इसके वर्तमान द्रव्यमान से 50 गुना होना चाहिए। लेकिन भले ही गैस की दिग्गज कंपनी ने भूरे रंग का बौना बनने की योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया हो, लेकिन ऐसा होने के लिए सूर्य की परिक्रमा करने वाली पर्याप्त सामग्री नहीं होगी। हमारे सौर मंडल में गैस दिग्गजों में से कोई भी बृहस्पति या शनि को एक असफल तारे के रूप में विकसित होने के लिए कम से कम 10 से 15 गुना अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी। ऐसा कुछ नहीं जिसकी आप आमतौर पर आकांक्षा करेंगे। आप देखते हैं, सूर्य में पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.86% द्रव्यमान होता है। इसलिए भले ही आप हमारे तारामंडल में अन्य सभी सामग्रियों को मिला दें, फिर भी यह एक तारा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यहां तक कि एक असफल तारा भी नहीं। भूरे बौने और नियमित तारों में बहुत कुछ समानता है। दोनों गैस के विशाल गोले के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं। दोनों में प्रोटोस्टेलर कोर है। ये सभी परमाणु प्रतिक्रियाएं शुरू करते हैं और बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं। कई असफल तारे भी कुछ प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह अधिकतर अवरक्त स्पेक्ट्रम में होता है। अब आइए इस प्रकार के सितारों के बीच अंतर देखें। एक नियमित तारा अपने मूल में होने वाली थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं के कारण प्रकाश और ऊर्जा छोड़ता है, जो हाइड्रोजन को लिथियम में परिवर्तित करता है। लेकिन एक असफल तारे के पास इस चमक को प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान नहीं होता है। असफल तारे नियमित तारों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जिनका द्रव्यमान आमतौर पर बृहस्पति के 80 गुना से अधिक होता है। एक नियमित तारे में आमतौर पर इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है कि वह एक सौर मंडल बना सके जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हों। जहां तक भूरे बौनों की बात है, वे अक्सर अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। केवल एक झांत विफल तारा है जिसकी परिक्रमा एक ग्रह कर रहा है, और मैं उत्सुक हूं कि वैज्ञानिकों ने इसे असफल तारा क्यों कहा। मुझे यह अकादमिक रूप से आलोचनात्मक लगता है। क्या इसे किसी परीक्षा में F मिला? कैसे? अन्य लेबल के बारे में
निराशाजनक सितारा या छोटा सितारा आया, लेकिन मैं विषयांतर करता हूं। ठीक है, फिर बृहस्पति के बारे में क्या ख्याल है? आखिरकार यह गैस दानव शनि से भी बड़ा है। वास्तव में यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही यह ग्रह और सूर्य मूलतः एक ही चीज से बने हैं। दोनों अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, जिनमें कुछ अन्य रसायन और तत्व भी हैं। लेकिन सूर्य का द्रव्यमान बृहस्पति से 1000 गुना अधिक है। यदि आप इन दोनों अंतरिक्ष पिंडों को एक साथ रखें, तो गैस का विशालकाय तारा हमारे तारे के बगल में छोटा दिखाई देगा। तो बृहस्पति को तारा बनने के लिए किस बदलाव से गुजरना होगा? यदि यह हमारे सूर्य जितना बड़ा होना चाहता है, तो इसे अपना द्रव्यमान 1000 गुना से अधिक बढ़ाना होगा। दूसरी ओर सूर्य वहां सबसे छोटा या कम से कम विशाल तारा नहीं है। लाल बौने सबसे कम द्रव्यमान वाले तारे हैं। उनमें से सबसे छोटा द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का मात्र 7.5% हो सकता है। इसलिए यदि बृहस्पति एक तारा कहलाने का प्रयास कर रहा था, तो उसके लिए लाल बौना बनना कहीं अधिक यथार्थवादी होगा। इस मामले में इसे अपना द्रव्यमान लगभग 80 गुना तक बढ़ाना होगा। दिलचस्प बात यह है कि मिल्की वे आकाशगंगा में एक छोटा तारा है जो बृहस्पति से भी छोटा है। यह लगभग 36,660 मील चौड़ा एक लाल बौना है, जो पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर है। यह लाल बौने को हाइड्रोजन संलयन का समर्थन करने में सक्षम सबसे छोटे झांझ सितारों में से एक बनाता है। ठीक है, हमने पता लगा लिया है कि न तो शनि और न ही बृहस्पति को विफल तारा कहा जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ये दो गैस दिग्गज आपस में टकरा जाए? क्या वे एक गैस दानव में विलीन हो जाएंगे, जो बाद में भूरे बौने में बदल जाएगा? निःसंदेह फिलहाल हमें बृहस्पति और शनि को टकराते हुए देखने की संभावना नहीं है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन आइए एक काल्पनिक स्थिति और उसके परिणामों के बारे में बात करें। तो कुछ समय पहले वैज्ञानिकों को यकीन था कि शनि और बृहस्पति समान खेल खेलते थे। अतीत में किसी समय दोनों ग्रह उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां उन्हें अपेक्षाकृत कम समय में भारी मात्रा में सामग्री को खाली करने की आवश्यकता थी। लेकिन जाहिर तौर पर इस प्रक्रिया में बृहस्पति अधिक भाग्यशाली हो गया। फिर भी कुछ अध्ययनों के अनुसार शनि को कभी भी चलने का मौका नहीं मिला। आप देखते हैं, महत्वपूर्ण सीमा जहां एक ग्रह भारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम प्राप्त कर सकता है, वह हमारे ग्रह के द्रव्यमान का लगभग 100 गुना है। और बृहस्पति वास्तव में इसे आसानी से हरा देता है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि यह सूर्य द्वारा उड़ाए जाने से पहले बाहरी सौर मंडल में सामग्री के शेयर के हिस्से को हासिल करने में कामयाब रहा। सत्ता की इस दौड़ में भाग लेने के लिए यूरेनस और नेपच्यून बहुत छोटे निकले। जहां तक शनि का सवाल है, यह संक्रमण क्षेत्र में सही है। यदि यह थोड़ा बड़ा होता, तो संभवतः यह सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के खिताब के लिए बृहस्पति से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। लेकिन शनि अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के बजाय फंस गया। यह इतना बड़ा हो गया कि अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की मदद से महत्वपूर्ण मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम को आकर्षित कर सका। लेकिन यह परमाणु संलयन की प्रक्रिया को शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब है कि सभी समानताओं के बावजूद बृहस्पति और शनि पूरी तरह से अलग अलग ट्रैक पर विकसित हुए हैं। और यदि ये दोनों ग्रह टकराते हैं, तो वे एक ग्रह में विलीन नहीं होंगे। एक तारे की तो बात ही छोड़ दें। यदि यह आमने सामने की टक्कर होती, तो ग्रह एक दूसरे को नष्ट कर देते, उनके गैस आवरण समाप्त हो जाते और उनके ठोस कोर के अवशेष ब्रह्मांड के निर्वात में चले जाते। लेकिन अगर टक्कर एक कोण पर हुई, तो ग्रह शायद इससे बच जाएंगे। लेकिन दोनों ही मामलों में ग्रह अपनी सामग्री का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे। एक और टकराव परिदृश्य में गैस दिग्गज बस एक तिरछे कोण पर एक दूसरे के पार फिसलेंगे। इसके परिणाम स्वरूप उनके आकार में बदलाव आएगा, लेकिन ग्रहों की संरचना या द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या हम इसे असफल टक्कर कह सकते हैं? कैसे निराशाजनक है।